नमस्कार, मैं आपका मित्र अशोक नरवर। कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक नरवर में आप सभी का स्वागत है। एमपी बोर्ड ने एनसीईआरटी की पुस्तकों के तहत जो इस बार कक्षा 11वीं क्लास 11th के लिए जो इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक निर्धारित की है, उस पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नोत्तर और मीनिंग मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ क्या है देखिए। पाठ का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, माने एक महिला की प्रतिकृति। माने महिला का जो फ़ोटो होता है, उस फोटो से किसी पेंटर से चित्र बनवा लेना ही पोर्ट्रेट कहलाता है। तो एक बूढ़ी महिला है, उस महिला का एक पोर्ट्रेट है, उसकी प्रतिकृति है, उसको बनाया गया है। लेखक खुशवंत सिंह हैं। इन्होंने अपनी दादी के बारे में लिखा है। यही इस पाठ में बताया गया कि उनका बचपन, जब लेखक बचपन में थे तब दादी कैसी थी, वो विदेश चले गए तब दादी कैसी थी, और मरणासन्न स्थिति में मरणासन्न स्थिति के बाद कैसा व्यवहार करती, इस सब बातों का इस पाठ में जिक्र है, मतलब वर्णन है। तो पहले हम डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को देख लेते हैं। देखिए, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स। पोर्ट्रेट जो होता है, ए लाइकनेस ऑफ ए पर्सन बाय पेंटिंग, माने किसी भी व्यक्ति की फ़ोटो से पेंटर द्वारा एक पेंटिंग बनाई जाती है, उसको प्रतिकृति कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में पोर्ट्रेट का मीनिंग है लाइकनेस ऑफ ए पर्सन बाय पेंटिंग। अब जो भी ये पोर्ट्रेट की स्पेलिंग है, अगर इसको अपने याद रखना है तो पोर्ट PORT और RAIT, ये RAIT और इसमें जोड़ा गया रेट। तो पोर्ट, वैसे तो पोर्ट अगर अकेले वर्ड को देखेंगे हम तो ये पोर्ट माने बंदरगाह होता है ना, पोताश्रय होता है। लेकिन यह पोर्ट और रेट दोनों को मिलाकर पोर्ट्रेट बना है। इसका अर्थ होता है प्रतिकृति। फिर है मेंटल पीस। तो मेंटल पीस जो है फायर प्लेस इन ड्राइंग रूम, बैठक में या ड्राइंग रूम में एक अंगीठी होती है, आग का स्थान होता है, उसको कहा गया बैठक में आग का स्थान या अंगीठी। ठंड के दिनों के लिए आवश्यक होती है। तो फायर प्लेस है, और वो भी कहाँ है, इन ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग की जो स्पेलिंग, फायर की स्पेलिंग क्या है, FIRE। प्लेस की आप सभी जानते हैं। ड्राइंग में DRAW, तो ड्रा हो गया और ING लगाने से ड्राइंग हो जाता है। और रूम, ड्राइंग रूम माने बैठक कक्ष, ऐसा कहा गया। उसमें एक अंगीठी है, उसी को कहा फायर प्लेस इन ड्राइंग रूम। फिर है एब्सर्ड में ABSURD, एब्सर्ड, जिसको फूलिज्म कहा जाता है, मूर्खतापूर्ण, फूलिज्म। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा फूलिज्म, हिंदी होगा मूर्खतापूर्ण। हॉवल, HOWBLE, हॉबल की स्पेलिंग है HOWBLE, HOBLE तो है ही सही, BBB बीच में है, तो ध्यान रखिए कि B डबल है इसमें, हॉबल में। इसका अर्थ जो होता है इंग्लिश में वो टू वॉक लेमली, और लेमली मतलब होता है लंगड़ा कर, और वॉक मतलब चलना, लंगड़ा कर चलना। तो लेमली, वॉक की स्पेलिंग में L साइलेंट होता है, WAL के। लेमली में LAMELY, लेम माने लंगड़ा होता है, LAME, लेम माने लंगड़ा, और ली और लगाया है ना। तो ये जो है ली प्रत्यय से बना हुआ है। अब आगे जो है इसमें आता है अगला वर्ड पकड़ माने PUCK पक, और ERED, PUCK पक और ERED से पकड़ माने होता है फुल ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स मीन्स होती है झुर्रियाँ, और फुल ऑफ माने भरा हुआ, तो झुर्रियों से भरा हुआ। तो इसको पकड़ के नाम से इसको बताया गया। इसका दूसरा मीनिंग है रिंकल्स का। एक्सपेंस, अब एक्सपेंस का जो है EXPANSE,
EXPANSE एक्सपेंस। एक्सपेंस का जो इंग्लिश मीनिंग दूसरा है वो है स्प्रेड आउट, फैलाव। एक्सपेंशन मैंने फैला हुआ, तो स्प्रेड आउट। स्प्रेड की स्पेलिंग SPREAD, स्प्रेड आउट, बाहर तक फैलना। मोनोटोनस, मोनोटोनस MONOTONOUS, सिर्फ बार बार ओ आ रहा है। और कितनी बार ओ आ रहा है? MONOTONO, बार बार, और US अंत में जोड़ दो, मोनोटोनस। तो टोनस के बाद में NOUS है ना, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा अनचेंजिंग, यानी बिना परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, जिसको एक सरीका बोलते हैं। बोदर, BOTHER, ब्रदर नहीं है, बोदर है। बोदर मने वरी, वरी मने चिंता। और RRY आ रहा है इसमें। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड में DISTRESSED, तो डबल एस क्यों हुआ? दोनों तरफ स्वर है इसलिए डबल एस हो गया। जब भी किसी व्यंजन के दोनों ओर स्वर होता है तो वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ सोरो, SO, ओ स्वर है, आर के बाद में फिर स्वर है इसलिए आर डबल हो गया। तो 90% डबल हो जाता है कोई भी व्यंजन, कॉन्सोनेंट, जब कोई वोवेल्स उसके दोनों साइड हो तो यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड, जिसका कॉज सोरो टू, यानी दुखी। डिस्ट्रेस्ड का मतलब दुखी हुआ। अब आया हार्लोट या हार्लट, HARLOT, लट, हार्लट। अब इसका जो एक और मीनिंग है इंग्लिश में, प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या। हार्लोट का मतलब वेश्या, या फिर प्रोस्टिट्यूट का मतलब भी वेश्या। फिर सेक्लूजन, सेक्लूजन, SE से का, सेक्लूजन, LUSECLUSION, जन, SION से जन बना, सेक्लूजन। अब इसका जो बनेगा वो कीपिंग अवे फ्रॉम सोसाइटी, यानी समाज से दूर कोई चीज़ है, रहती है या रखा गया है, रह रहा है, जो समाज से दूर रह रहा है वो एकांत कहलाता है, सेक्लूजन। फिर आता है आपका रेसिग्नेशन या रेजिग्नेशन, रेसिग्नेशन यानी पेशेंट एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेंस, पेशेंट एक्सेप्टेंस। तो यहाँ जो TI है, E है, ये सा का उच्चारण कर रहा है, पेशेंट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? पेशेंट, है ना, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, पेशेंट एक्सेप्टेंस। तो ये रेजिग्नेशन माने त्यागपत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बताएगा। फिर वेरीटेबल, वेरीटेबल है। अब वेरीटेबल में VERITABLE, टेबल की स्पेलिंग सबको याद है, वेरी की भी याद है, वाई की जगह आई हो गया, तो यह वेरीटेबल है। इसका इंग्लिश मीनिंग होगा बीइंग ट्रूली, वास्तविक। वेरीटेबल माने वास्तविक, और इसका एक और मीनिंग बीइंग ट्रूली, ट्रूली। अब है वेडलम, वेडलम, वेडलम को ए प्लेस ऑफ, वेडलम मतलब ए प्लेस ऑफ, क्या कहलाएगा ये वेडलम का? ए प्लेस ऑफ नॉइजी अपरोर, हल्ले गुल्ले का स्थान। ए प्लेस ऑफ नॉइजी अपरोर, रोर मने भी हल्ला और नॉइजी भी हल्ला गुल्ला, अपरोर मने अधिक मात्रा में, और वह स्थान जहाँ हल्ला गुल्ला बहुत अधिक होता हो तो हल्ले गुल्ले का स्थान, उसको कहते हैं बेडलैम। फिर सेंटिमेंटल यानी इमोशनल, सेंटिमेंटल और इमोशनल दोनों भावुक के लिए अर्थ देते हैं, हिंदी में इसका भावुक होता है। अब सेंटी, SENTI, सेंटी, और मेन, MEN, टल, TL, सेंटिमेंटल। इमोशनल में EMOTIONAL, इमोशनल, तो यहाँ पर TIONAL से सनल हो जाता है, तो भावुक। बीड, BEAD, बीड, ए स्मॉल बॉल pierced for threading,
माला का मन का, पियर्स्ड, पियर्स्ड माने मन का, फॉर थ्रीडिंग माने धागों में पिरोया गया एक छोटी सी गेंद जो कि मन का कहलाती, माला का मोती कहलाती है, तो इसको बीड बोलते हैं। रोजरी, रोजरी का ROSARY, रोजरी, ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यानी माला। रोजरी, रोजरी माने स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, माला, केवल माला, रोजरी को माला कहते हैं। गार्लैंड भी माला। अब आ रहा है फेरीवोलस, फेरीवोलस, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस, FRIVOLUOUS, फ्रीवोलस, नॉट इम्पोर्टेंट, दिखावे का। रिवक, रिव्यूक भी कहते हैं, रिव्यूक यानी रिप्रोब, झिड़कना, रिप्रोब, प्रोब से रिप्रोब हो गया, फिर झिड़कना हो गया। फिर आ गया सेगिंग, सिंक और बेंड, डाउनवर्ड यानी लचक जाना, नीचे की ओर, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, बेंड माने झुकाव, सिंक और बेंड, सिंक माने झुकाव और बेंड माने झुकाव यानी अंदर की ओर, नीचे की ओर लचक। फिर डिसलैपिडेटेड, डिसलैपिडेटेड भी बोल सकते हैं, डिसलैपिडेटेड भी बोल सकते हैं। डेसी विथ द पैसेज ऑफ टाइम, जीर्ण शीर्ण है ना, जीर्ण शीर्ण अवस्था को यानी जीर्ण शीर्ण यानी छिन्न भिन्न। फिर परशोड, परशोड का कन्वींस, कन्वींस आग्रह करना, परशुड, PER पर SUADE, परशुड भी बोल सकते हैं, परशुएड भी, और कन्वींस भी बोल सकते हैं, आग्रह करना। पेलर, पेलर माने एक्सट्रीम और एबनॉर्मल, पेलनेस यानी पीलापन, पेलर माने पीलापन, यहाँ पर पीलापन आया। फिर आया फेच, टू गो एंड ब्रिंग, जाकर लाना, फेच माने लाना। तो आगे आया आपका स्क्रिप्चर यानी ए रिलीजियस बुक यानी शास्त्र, स्क्रिप्चर माने शास्त्र, जो धार्मिक शास्त्र होते हैं उनको स्क्रिप्चर बोलते हैं। चलिए अब प्रश्नोत्तर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका, यानी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, इसमें अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, तो इसमें मेंशन किया गया पहला प्रश्न, द थ्री फेजेज, द थ्री फेजेज यानी तीन चरण, ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, यानी वो तीन चरणों का वर्णन कीजिए जिसमें या जिनमें लेखक अपनी दादी के साथ किस तरह का संबंध रखता है। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, माने स्टडी अब्रॉड यानी विदेश पढ़ने के लिए जाता है, विदेशी कंट्री में छोड़कर, अपने देश को छोड़कर जब विदेश में जाता है पढ़ने के लिए, तब उसकी माता के रिलेशन, दादी के रिलेशनशिप के तीन चरण बताइए, या यूँ कहिए, ये हिंदी में बताएगा, पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए, है ना, स्टडी अब्रॉड यानी विदेश जाने के लिए, देश छोड़ने से पहले, है ना, देश छोड़ने से पहले, तो यहाँ कहा गया लेफ्ट द कंट्री, देश छोड़ने से पहले, है ना, बिफोर ही, उसके, ही माने उसके हो जाएगा, बिफोर, पढ़ाई के लिए देश छोड़ने से पहले, है ना, तो उसकी लेखक अपनी दादी के साथ संबंधों के तीन चरणों को उल्लेख करें। तो लेखक के जो तीन चरण हैं वो देखिए, क्या क्या चरण हैं देखिएगा। पढ़ाई के लिए विदेश जाने से पहले, देश छोड़ने के पहले लेखक ने के अपनी दादी के साथ संबंधों के तीन चरणों का उल्लेख करो, तो उल्लेख करना है, ठीक है। तो पहला चरण है द फर्स्ट फेज, पहला चरण, वो क्या कहता है, दिस वाज द पीरियड ऑफ ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड, माने यह लेखक के बचपन का शुरुआती दौर था। दिस वाज पीरियड ऑफ ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड माने शुरुआती, बचपन का शुरुआती दौर था किसके, लेखक के। फिर इस चरण के दौरान, ड्यूरिंग दिस फेज, इस चरण के दौरान, ऐसा कहा गया, इस चरण के दौरान, दौरान का मतलब ड्यूरिंग,
दिस फेज मैंने इस चरण के दौरान, ही यूज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज, वह गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मैंने इस फेज के दौरान वह अपनी दादी के साथ रहता था, इस चरण के दौरान तो वह गांव में अपनी दादी के साथ रहता था, है ना। क्या करता था, ही यूज्ड टू लिव, मैंने वह अपनी दादी के साथ रहता था, या यूज्ड टू का प्रयोग किया गया, रहता था। विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज, गांव में, वह गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। यूज्ड टू का यहाँ प्रयोग किया गया, ध्यान देना है। विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज, द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम, दादी उसे जगाने से लेकर उसके स्कूल तक साथ जाने के लिए तैयार करने तक का ध्यान रखती थी, केयर करती थी। टेक केयर माने ध्यान रखती थी, टेक केयर माने ध्यान रखना। किसका, द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर, उसकी दादी ध्यान रखती थी किस बात का, ऑफ हिम, फ्रॉम वेकिंग हिम अप, यानी उसके जागने का, वेकिंग हिम अप माने उसके जागने का, एंड गेटिंग हिम रेडी टू accompanying हिम टू द स्कूल, मतलब उसके स्कूल जाने का भी ध्यान रखती थी। बोथ शेयर्ड ए गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर, और उन दोनों के बीच बड़ी मित्रता थी, उन दोनों के बीच, दोनों को एक दूसरे से अच्छी दोस्ती थी, या दोनों के बीच बड़ी मित्रता थी, बड़ी अच्छी मित्रता थी। ईच अदर के, विथ ईच अदर, यहाँ ध्यान देने की बात है कि विथ ईच अदर, उन दोनों के बीच में मित्रता थी। ये तो था पहला फेज, मतलब यह लेखक के बचपन का शुरुआती दौर था। इस चरण के दौरान ड्यूरिंग दिस फेज वह गांव में अपनी दादी के साथ रहता था, दादी उसे जगाने से लेकर उसके स्कूल जाने तक, साथ जाने के लिए तैयार करने तक का ध्यान रखती थी, दोनों की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती थी। द बोथ शेयर्ड ए गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर, मतलब दोनों की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती थी। दूसरा चरण, द सेकंड फेज, इट वाज द टाइम वेन, यह वह समय था, इट वाज द टाइम वेन माने जब, यह वह समय था जब द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर मूव्ड टू द सिटी टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स, यह वह समय था जब लेखक और उसकी दादी, यह वह समय था जब लेखक और उसकी दादी लेखक के माता पिता के साथ, यानी लेखक के पेरेंट्स के साथ रहने के लिए शहर चले गए थे। उन्हें टू द सिटी टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स, यानी लेखक के माता पिता के साथ शहर रहने चले गए थे। कौन कौन, लेखक और उसकी दादी, यह वह समय था, यानी दूसरा चरण। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, यह उनके दोस्ती का परिवर्तन का समय था, टर्निंग पॉइंट था। किसके, यह उन दोनों की में महत्वपूर्ण मोड़ था, दोस्ती का महत्वपूर्ण था, दोस्ती महत्वपूर्ण था क्योंकि अब वे एक दूसरे से कम मिलते थे, अब वे एक दूसरे से कम मिलते थे। पॉइंट, इन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज नाउ दे सा लेस ऑफ ईच अदर, माने वे एक दूसरे को कम देख पाते थे या कम मिलते थे, या कम मिलते थे बोल दिया, सा माने देख पाते थे, सा लेस ऑफ ईच अदर, वे एक दूसरे को कम देख पाते थे। अब नाउ द ऑथर्स ग्रैंड मदर डिडंट गो टू हिज स्कूल विथ हिम, दादी लेखक के साथ उसके स्कूल नहीं जा सकती थी। मतलब नाउ, अब द अदर्स ग्रैंड मदर, अब उसकी दादी डिडंट गो टू हिज स्कूल विथ हिम, उसके साथ यानी अदर के साथ यानी लेखक के साथ अब उसकी दादी स्कूल नहीं जा पाती थी। द अदर यूज्ड टू गो टू द स्कूल इन मोटर बस, और अब जो लेखक है
वो स्कूल पैदल नहीं जाता था, मोटर से स्कूल जाता था। काहे से जाता था? मोटर से स्कूल जाता था। तो यूज टू का प्रयोग यहाँ था, जाता था के लिए हो रहा है, था के लिए। फिर द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी अबाउट द थिंग्स, और उसकी दादी इस बात के लिए ना खुश थी। द स्कूल वॉज टीचिंग हिम, दादी इन चीज़ों से दुखी थी जो उसे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। शी नाउ रेयरली टॉक्ड टू हिम, अब उससे कभी कभी ही बात कर पाती थी। कौन? वह अब उससे कभी कभी ही बात कर पाती थी। कौन कर पाती थी? दादी। आगे तीसरा चरण यानी थर्ड फेज, इट वाज द टाइम, यह वह समय था, व्हेन माने जब, इट वाज द टाइम व्हेन, यह सब वह समय था जब द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी, जब लेखक ने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया यानी प्रवेश लिया, विश्वविद्यालय में शामिल हुआ या प्रवेश लिया। ही वॉज गिवेन ए रूम ऑफ हिज ओन एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज सेव्ड, उसे खुद का एक कमरा दिया गया और उसकी दोस्ती की आम कड़ी टूट गई। कौन सी आम कड़ी? जो उसकी दादी के साथ थी। द ग्रैंड मदर टर्न्ड टू व्हील स्पिनिंग, और अब उसकी दादी जो है, व्हील स्पिनिंग माने चरखा, दादी अब दिन भर चरखा चलाने लगी, व्हील स्पिनिंग, एंड रीसीटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करने लगी, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन प्रार्थना करने लगी। फिर इसके बाद शी एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ साइलेंस, उन्होंने मौन के साथ अपना एकांत स्वीकार कर लिया। सेक्युलरिज्म माने एकांत, समाज से दूर रहने वाला, और साइलेंस माने मौन के साथ। उन्होंने अब अपना मतलब सेक्युलरिज्म मौन के साथ स्वीकार कर लिया। शी एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ साइलेंस। तो एक प्रश्न का उत्तर तो ये था। अब इसको जरूर वीडियो को देखिएगा। अगले प्रश्न के उत्तर को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।